डीडी नेशनल पार्क। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर हो सके और भी ज़्यादा आसान हो सके, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में हम आपके लिए दो बेहतरीन विषय लेकर आए हैं जिसमें आपके लिए जानकारी होना बेहद आवश्यक है। तो आइए आपको सबसे पहले अवगत करवा दें आज किन दो विषयों पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम के विषय होंगे कपास में समेकित नाशी जीव प्रबंधन और दूसरा विषय होगा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में मिट्टी जांच का महत्व। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था आज के दोनों ही विषय बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं। तो अगर दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी जानना पूछना समझना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो कि हैं 1800-113060, 1800-113061। इन नंबर्स पर जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आपने अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, खास तौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। व्हाट्सएप नंबर भी आप हमारा लिख सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि फोन लाइन बिजी जा रही है तो 8800-520-717 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तुरंत अपना प्रश्न अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी आप हमारा लिख लीजिए। तीसरा विकल्प है हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। और इसी के साथ आइए आपका परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में मौजूद आज हमारे साथ दो है विशेषज्ञ। सबसे पहले हम आपका परिचय करवाते हैं डॉक्टर अजंता बीरा जी से। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे आज हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो है वो तमाम जानकारियां हासिल करेंगे। और वहीं दूसरी ओर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में मिट्टी की जांच का क्या महत्व है, क्योंकि ये काफ़ी विशेष दोनों ही हमारे आज के जो विषय हैं वो रहने वाले हैं। कोई भी मन में प्रश्न है आप तुरंत फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी के ज़रिए अपने सवाल जल्द से जल्द हम तक पहुंचाने शुरू कर दीजिए। डॉक्टर अजंता सबसे पहले आपके पास आऊँगी, क्योंकि आज हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं वो ये है कि कपास के अंदर हम किस तरीके से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, उसके बाद हम कपास पर आएंगे। जी देखिए, जो समेकित नाशी जीव प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक रणनीति है जिसमें विभिन्न विधियों द्वारा, चाहे वो कृषि विधियां हैं, यांत्रिक विधियां हैं और जैविक विधियां हैं और अंत में रासायनिक विधि का एक समन्वित प्रयोग करके और संतुलित प्रयोग करके हमारे जो नाशी जीव हैं जिसमें कीट, रोग, व्याधियां सभी आती हैं, उनको आर्थिक हानि स्तर से कम रखा जाता है ताकि फसलों को नुकसान ना हो और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके किसानों भाइयों को। जी बिल्कुल। और कपास में लेकिन हम किस तरीके से समेकित नाशी जीव प्रबंधन यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये हम आपसे आगे जानेंगे। लेकिन पहले देखते हैं विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। कपास भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रेशे वाली और नकदी फसलों में से एक है। इससे रुई तैयार की जाती है जिसकी वजह से इसे सफेद सोना भी कहते हैं।
भारत में कपास महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। भारत के कुल कपास की लगभग 65% पैदावार बारानी और 35% सिंचित परिस्थितियों के अंतर्गत की जाती है। लेकिन कपास के उत्पादन में नाशी कीट और रोग प्रमुख समस्याएं हैं। बीटी कपास आने से एक तरफ कपास के 4 महत्वपूर्ण कीटों जैसे अमेरिकन सुंडी, चितकबरी सुंडी, गुलाबी सुंडी और तंबाकू सुंडी जहां कम हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ कपास की फसल में बहुत सारे लघु यानी माइनर कहलाए जाने वाले चूसक कीट मुख्य श्रेणी में आ खड़े हुए हैं। इन पर नियंत्रण के लिए किसान रासायनिक दवाओं का अंधाधुंध उपयोग कर लेते हैं, जो कि खेती की लागत को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, जबकि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ अच्छे फसल उत्पादन के लिए सभी किसानों को समेकित नाशी जीव प्रबंधन अपनाने की जरूरत है। गुलाबी सुंडी के लिए 2 ट्रैप प्रति एकड़ और तंबाकू सुंडी, अमेरिकन सुंडी, चितकबरी सुंडी के लिए 1 ट्रैप प्रति एकड़ को खेत में बुआई के 45 दिनों के बाद स्थापित करें। फसल की प्रारंभिक वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में बुआई के 45 दिन के आसपास खेत में सफेद मक्खी की निगरानी व बड़े पैमाने पर फंसाने के लिए पीला चिपचिपा ट्रैप 100 प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट कि कपास के अंदर किस तरीके से आप समेकित नाशी जीव प्रबंधन कर सकते हैं। इस विषय पर हम आगे जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन अब आइए एक बार रुक कर लेते हैं हमारे दूसरे विशेषज्ञ की ओर, यानी कि डॉक्टर मनोज। अब आपसे बात करेंगे हम यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य को लेकर। अब हमारे किसान भी जो है वो धीरे धीरे जागरूक होने लगे हैं, मृदा की जांच भी जो है वो करवाने लगे हैं। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो किसान अभी भी मृदा जांच नहीं करवाते हैं, उन्हें आप कैसे समझाना चाहेंगे आज का विषय कि मृदा जांच हमारी मृदा के स्वास्थ्य को परखने के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, जहाँ तक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की बात है, तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में संतुलित उर्वरक प्रयोग, उसके साथ ही साथ जैविक खादों का प्रयोग, इसके साथ जो हमारा मिट्टी का कटाव है उसको रोकने की बात हो, चाहे कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण की बात हो, इन सब चीज़ों का अगर हम मृदा में प्रबंधन करते हैं तो बहुत हद तक हम अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कायम रख सकते हैं। और मिट्टी की उर्वरा शक्ति हमारा जो भी हम बीज बोते हैं उसके उत्पादन पर वो बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में संतुलित उर्वरक प्रयोग मिट्टी की जांच करवाने से पता चल सकती है। उसके साथ ही साथ कीट रोग प्रबंधन उसको करने की आवश्यकता है। भूमि का जो कटाव है उसको रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि भूमि का कटाव, अगर हम भूमि का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा मिट्टी का कटाव होगा और हमारी फसलें प्रभावित होंगी। और इसके साथ ही साथ जो हमारा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि अगर हमारी मिट्टी खराब हो रही है तो उसका हम कैसे उपचार करके उसमें फसलों उत्पादन ले सकते हैं, ये सभी चीज़ें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। बिल्कुल, और इसीलिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो भी जो है वो बनवाए गए हैं, और हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड जिनके पास है भी, और वो लगातार जो है वो अपनी मिट्टी की जांच भी करवाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मृदा का स्वास्थ्य किस तरीके का है। अगर मृदा का स्वास्थ्य खराब है तो आप किस तरीके से उसको उपचारित कर सकते हैं, आप किस तरीके की फसलें भी जो है वो आप ले सकते हैं अगर आप अपनी मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। ये तमाम बातें डॉक्टर मनोज हम आपसे ज़रूर करेंगे आगे, लेकिन पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में मिट्टी की जांच काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति, उसकी अम्लता व क्षारीयता और अन्य महत्वपूर्ण गुणों को निर्धारित करती है। दरअसल मिट्टी की जांच कई उद्देश्यों के लिए कराई जाती है, जैसे मिट्टी में उत्पन्न दोषों आदि का पता लगाना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति का पता लगाना और मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता के अनुसार
विभिन्न फसलों के लिए खादों और उर्वरकों की आवश्यकता और उनके संतुलित मात्रा में उपयोग को जानना। इनके अलावा उर्वरकों के उपयोग से फसलों की अतिरिक्त उपज का आकलन करने के लिए और मिट्टी परीक्षण के आधार पर मिट्टी उर्वरता मानचित्र तैयार करने और उनमें होने वाले बदलावों का समय समय पर अध्ययन करने के लिए भी मिट्टी की जांच करना महत्वपूर्ण होता है। मिट्टी की जांच के लिए नमूना इस प्रकार लेना चाहिए कि वो उस क्षेत्र या खेत का प्रतिनिधित्व करें। इसके लिए कम से कम 500 ग्राम नमूना जरूर लेना चाहिए। मिट्टी की जांच के बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनवाना चाहिए। बता दें कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है। इसे किसान को उसकी हर जोत के लिए दिया जाता है। इस कार्ड को मिट्टी की जांच के बाद तैयार किया जाता है। स्वास्थ्य कार्ड में खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा है और कौन कौन सा उर्वरक अपने खेत में डालना चाहिए। इस तरह मिट्टी की जांच के दोहरे फायदे हैं। एक तो खेती की लागत में कमी आती है और दूसरे पैदावार भी अच्छी होती है। तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है, ये अभी आपने हमारी विशेष रिपोर्ट में देखा और इसी के बारे में हम आगे डॉक्टर मनोज से बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर अजंता, यहाँ पर आपके पास मैं आना चाहूँगी। हमने ये जान लिया कि समेकित नाशी जीव प्रबंधन क्या है, लेकिन कपास की फसल एक ऐसी फसल है जो कि जिससे हमारे कई किसान जो है वो आज के समय में बहुत लाभ जो है वो प्राप्त करते हैं। तो कपास के अंदर जो है वो समेकित नाशी जीव प्रबंधन किस तरीके से जो है वो किया जा सकता है, क्या बताएंगे आप? जी देखिए, कपास ऐसी फसल है जिसमें समेकित नाशी जीव प्रबंधन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाई बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से समस्या का समाधान होने की बजाय समस्या और बढ़ती चली जाती है। तो इसमें हमें शुरुआत से ध्यान देना ज़रूरी है कि हमें जिस खेत में हमने कपास लगानी है उसकी तैयारी के लिए मतलब मृदा का सौर्यकरण की मिट्टी में ऐसा वो करा जाए कि मिट्टी सही रहे, उसमें जो पुरानी फसलों के और पुराने जो कीट व्याधियां हैं उसमें वो ना रह सकें, तो मिट्टी का ध्यान रखना। उसके बाद आसपास खरपतवार जो हैं उनसे खेत की साफ़ सफाई का भी बहुत अधिक ध्यान रखना होता है, ताकि जैसे हमारी पार्थीनियम है और बहुत सारे वीड हैं जो खरपतवार हैं, जिसमें कि बहुत सारे चूसक कीट हैं जो पहले से ही पलते रहते हैं। तो अगर खेत की साफ़ सफाई होगी तो उससे हमें वो समस्याएं नहीं आएंगी। उसके बाद है कि अच्छे बीज का चुनाव हमारा करना बेहद ज़रूरी है। फिर हम जिस खेत में लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी जो रिकमेंडेड है उसी को ही लेना चाहिए। और इसमें उसके बाद आता है कि आप हर चीज़ का ध्यान रखें, शुरू से ही निगरानी करें अपनी फसल की। निगरानी इसमें बेहद ज़रूरी रहती है कि अगर कोई भी कीट है तो अगर शुरू में चूसक कीट आते हैं तो खेत में 5 जगह 4 किनारों पर खेत में लगभग 4 से 5 मीटर अंदर और एक खेत के मध्य में जाकर जरूर खेत में एक पौधे को ऊपर, बीच में और नीचे पत्तियों को देखें, पत्तियों को पलट के, क्योंकि चूसक कीट है जो नीचे की तरफ से चूसते हैं रस, तो उनका ध्यान रखें। निगरानी जगह करेंगे तो समस्या अधिक नहीं बढ़ेगी। उसके बाद आता है कि फसल चक्र अपनाना, और फसल चक्र में है ट्रैप क्रॉप अपनाना। जैसे बॉर्डर पर आप मक्का और बाजरा की लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे मित्र कीट जो हैं उनका संरक्षण हो सके, और जो सफ़ेद मक्की है वो एक खेत से दूसरे खेत में ना जाकर उसमें एक बाड़ का काम करती हैं हमारी जो बॉर्डर पे हम लगाते हैं फसलें। और उसके बाद जब हमारी आगे बढ़ता है तो जब हमारी सुंडियां का प्रकोप शुरू होता है तब भी निगरानी उतनी ही ज़रूरी है कि खेत की निगरानी समय समय पर करते रहें। उसकी निगरानी हम बॉलवर्म जो है उसका ट्रैप लगाकर कर सकते हैं। 1 एकड़ में 2 ट्रैप आपको लगाने हैं, उससे किया जा सकता है। और फूलों को देखकर, अगर फूल बंद हैं, गुलाब की तरह बंद हो चुके हैं, तो उसको अगर 100 फूल आप जांचते हैं, उनमें से 5 से 10 अगर बंद फूल मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि गुलाबी सुंडी उसके अंदर है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। इसी तरह से अगले चरण में भी चीज़ें को ध्यान रखना है। बिल्कुल, और इसके बारे में हम आपसे और भी ज़्यादा आगे बात करेंगे। हमारे पहले कॉलर नंद स्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो
नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप। मिट्टी की जांच कराने के लिए तब उपयोग कैसे कराना चाहिए, तो इसके लिए कुछ सावधानी हरी खाद का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो हम हमारी और एक तो हमारी बड़ा लाभ मिले। तो मिट्टी की जांच से संबंधित डॉक्टर मनोज इनका प्रश्न है, और जितना मैं समझ पा रही हूँ उनका सवाल यही है कि जब आप सैंपल के लिए लेकर जाएं तो किस तरीके से जो है वो मृदा निकालें, कैसे लेके जाएं, कितनी बार जो है वो लेके जाना पड़ता है मृदा का सैंपल, जितना मैं समझ पाई हूँ उनका सवाल। जी क्या बताएंगे? नंदस्वरूप मिश्रा जी का जो प्रश्न है वो मिट्टी की जांच करवाने में क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि किसी भी चीज़ का सैंपल अगर अच्छी प्रकार से नहीं लिया गया है तो उसका टेस्ट अच्छी प्रकार से नहीं हो सकता है। तो इसके लिए देखिए, चूँकि हमारी खेती की लागत दिनों दिन बढ़ रही है, हमको उस पर भी लगाम लगाना है, और हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो वहाँ पर मिट्टी का नमूना निकालने की जब हम बात करते हैं तो हमारे जब खेत कटाई के बाद खाली हों तब वहाँ पर हमको मिट्टी का नमूना निकालने की आवश्यकता है। उसके लिए हमारे पास खुरपी होनी चाहिए या ऑगर होना चाहिए, एक थैली होनी चाहिए, एक चिट होनी चाहिए जिस पर हमारे पूरे कृषक का विवरण होना चाहिए, नाम, पता, गांव, न्याय पंचायत, और पहले कौन सी फसल बोई थी और आगे कौन सी बोनी है, और खेत की पहचान। खेत की पहचान में खसरा नंबर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हर किसान खेत का अपना नाम रखता है, वो नाम जरूर लिखें। अब देखिए, बात आती है कि हमको नमूना निकालना है, तो हमारा जो खेत है वहाँ पर हमको 4 से 5 जगह चिन्हित करने की आवश्यकता है, और मेड़ दांड़ से 1 से 1.5 फीट छोड़ना है, और उस जगह का नमूना कतई नहीं लेना है जहाँ पर किसी पेड़ की छाया मार रही हो या हमने तुरंत किसी खाद या उर्वरक का प्रयोग वहाँ पर किया है, उस जगह का खेत का मिट्टी का नमूना नहीं लेना है। क्योंकि अगर उस जगह का हम नमूना ले लेंगे तो वहाँ पर उस खाद का अंश ज़्यादा बताएगा और वो हमारा नमूना सही प्रकार से जांच होकर परीक्षण परिणाम नहीं मिल पाएगा। अब करना ये है कि जो 4 से 5 जगह हमने चिन्हित करी हैं उसकी ऊपरी सतह साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद इंग्लिश के वी आकार का 6 इंच या 15 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाइए, और गड्ढा बनाने के बाद उस गड्ढे की मिट्टी को बाहर कर दीजिए। बाहर करने के बाद आपका जो गड्ढा है वो ऐसा तैयार हो जाएगा। आपको खुरपी की सहायता से पतली पतली परत काट के उस नमूने को एक जगह पर एकत्र करना है। उसके 4 भाग करने हैं, आमने सामने का भाग ले लेना है, शेष 2 भाग हटा देने हैं। उसके बाद उस नमूने को आप रख दीजिए थैली में, अपना संपूर्ण कृषक विवरण रख दीजिए और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल। और हमारे इसके साथ अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है इस वक्त, राजकुमार खुशवाहा जी, खरगोन मध्य प्रदेश से। उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी मैडम, नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे राजकुमार जी? जी मैडम, ये हमारा मिट्टी संबंधित सवाल है। तो हमारे खेत में गोबर की खाद का बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फसल का उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता। ठीक है, तो गोबर खाद तो पर्याप्त मात्रा में है आपके पास, लेकिन फसल का उत्पादन अच्छा जो है वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इसका उत्तर आपसे यहाँ पर डॉक्टर मनोज जरूर लेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप कपास में कर सकते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि समेकित कीटनाशी प्रबंधन, और साथ ही हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी की के स्वास्थ्य को आप किस तरीके से और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। हमारे अगले कॉलर इस वक्त फ़ोन लाइन पर हैं, कन्हैया लाल जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो हेलो हेलो, कन्हैया लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उज्जैन मध्य प्रदेश से आपने फोन किया, सवाल पूछिए। नमस्कार बेटा। जी नमस्कार। मैं बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैया लाल प्रजापति बोल रहा हूँ जी। हम मृदा परीक्षण कराना चाहते हैं, तो किस विकासखंड में ले जाए तो मृदा परीक्षण का ये हो सके जांच? जी, मृदा परीक्षण कराना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ। तो आप जानना चाहते हैं कि उज्जैन मध्य प्रदेश में या उसके आसपास कहाँ होता है? विकासखंड बड़नगर। ठीक है जी। डॉक्टर मनोज, अब आपने 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एक तो ये, और ब्रेक पर जाने से पहले हमें राजकुमार कुशवाहा जी ने फ़ोन पे बोला था कि उनके यहाँ जो है वो गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में है लेकिन उत्पादन अच्छा नहीं है। तो दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राजकुमार जी का जो प्रश्न था कि गोबर की खाद वो पर्याप्त मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं और उत्पादन उनको अच्छा नहीं मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके आप सड़ी हुई गोबर की कंपोस्ट खाद डालें, क्योंकि ताज़ी अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं तो वो आपके खेत में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी उपलब्धता को भी कम कर रहा है, वो मार दे रहा है। दूसरा, उसके साथ ही साथ आपकी जो सूक्ष्म जीवाणुओं की उपलब्धता है उसको भी कम कर रहा है। गोबर की खाद आप डाल रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो हमारे खेत की मिट्टी का हीमोग्लोबिन की तरह कार्य करते हैं। क्योंकि सूक्ष्म जीवाणुओं की उपलब्धता अगर हमारे खेत की मिट्टी में है तो निश्चित मानिए कि वो मिट्टी हमारी उर्वरा शक्ति उसकी अच्छी है। तो गोबर की खाद आप सड़ी हुई प्रयोग करें। दूसरा, जो रासायनिक उर्वरक आप प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मिट्टी की जाँच कराने के बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर आप रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करिए। निश्चित रूप से आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी और उसकी उर्वरा शक्ति अच्छी होगी और आप जो भी फसल बोएंगे उसका उत्पादन भी आपका अच्छा होगा। दूसरा, हमारे जो कॉलर हैं उज्जैन से, वो जानना चाहते हैं कि मिट्टी की जांच उनको करवानी है तो वो कहाँ पर जाएं। देखिए, मिट्टी की जांच करवाने के लिए आप राजकीय कृषि बीज भंडार जो आपके वहाँ पर हों वहाँ पर आप ले जा सकते हैं, या जनपद में जो आपके उज्जैन में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है वहाँ पर ले जाकर आप मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके जनपद में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र होंगे वहाँ पर भी आप अपने खेत के मिट्टी का नमूना निकाल कर ले जा सकते हैं और जांच करवा के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे डॉक्टर अजंता आपके पास मैं आना चाहूँगी। कपास के अंदर जानना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन से मुख्य रूप से रोगों और कीटों का प्रकोप होता है और किस तरीके से जो किसान है वो अपनी फसल को बचा सकते हैं, क्योंकि फसल हम सभी जानते हैं इस वक्त कपास जो है वो खेतों में लगा है और जिस तरीके से मौसम में हम बदलाव भी देख रहे हैं, तो उसके चलते आप क्या बताना चाहेंगी कि कौन कौन से रोगों और कीटों के प्रकोप से अपनी कपास की फसल को किसान बचा सकते हैं? देखिए, प्रमुख रूप से जो नाशी जीव हैं कपास में शुरुआत में आते हैं चूसक कीट, जैसे कि वाइट फ्लाई, सफ़ेद मच्छरी भी बोलते हैं किसान भाई, हरा तेला, जैसिड, थ्रिप्स और एफिड जिसको चेपा भी बोला जाता है। तो चूसक कीट ही रहते हैं जो कि शुरुआती समय में आते हैं कपास में। उसके बाद शुरुआत होती है सुंडियों की, जो कि गुलाबी सुंडी पिछले कुछ वर्षों से 7-8 वर्षों से भारतवर्ष में बहुत अधिक एक प्रॉब्लम कर रही है उसमें कपास में, तो उसका प्रकोप होता है। और बाद में बहुत सारी बीमारियां भी हैं जो कपास में आती हैं। एक टिंडा सड़न की बीमारी है, जड़ सड़न की भी बीमारी हो जाती है, उकटा रोग भी हो जाता है। ये मुख्य रूप से ये रोग और कीट हैं जो कि कपास में बहुत अधिक समस्या पैदा करते हैं।
जो जी हैं। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर कमलेश कुमार जी बक्सर बिहार से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? अच्छा, हम चाहते हैं जी सवाल पूछिए। केला अपने खेत में। आपका प्रश्न हमें साफ समझ में नहीं आ पा रहा है, आपकी आवाज हम तक काफी कट कट के आ रही है। अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। केला का पौधा लगाए मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे जितना समझ आ पा रहा है आपका प्रश्न कि आप पौधे लगा रहे हैं लेकिन उनका उत्पादन आपको अच्छा नहीं मिल रहा है। जी, उनके साथ संपर्क शायद हमारा टूट गया है, लेकिन कमलेश जी अगर आपका प्रश्न मैं सही समझ पाई हूँ तो यहाँ चलते हैं हम डॉक्टर मनोज के पास और उनसे इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं। डॉक्टर मनोज, कमलेश कुमार जी का प्रश्न है कि केले के पौधे वो लगाना चाहते हैं और उसमें उत्पादन उनको अच्छा नहीं मिल रहा है। तो कमलेश जी देखिए, केला की जो फसल है वो हमारी ज़्यादा पोषक तत्वों को लेने वाली फसल है। पोषक तत्वों की अगर आप जांच करवा लेते हैं, मिट्टी की जांच करवा लेते हैं और जांच के आधार पर चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, चाहे जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हों, उनकी जो भी कमी उसमें परिलक्षित हो रही है और जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपको एक तरफ लिखा होगा कि कौन कौन से पोषक तत्व आपको कितनी मात्रा में देने हैं, उसके आधार पर अगर आप उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो केले लगाने जा रहे हैं उसमें आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही साथ देखिए, जो गोबर की कंपोस्ट खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट आप जो केचुए की खाद बनाते हैं उसका अगर आप अपने केले के पौधे में प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है और वो जलधारण क्षमता को मिट्टी की बढ़ाती है और उससे आपका उत्पादन अच्छा होगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर डॉक्टर अजंता, मैं आपसे बीटी कपास के संबंध में कुछ जानना चाहती हूँ कि बीटी कपास में क्यों जो है वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है? जी देखिए, बीटी कपास में अक्सर किसान भाई ये सोचते हैं कि क्योंकि कपास बीटी कपास है तो नाशी जीव नहीं आएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अभी बीटी कपास में भी ये सभी समस्याएं आ रही हैं, ख़ास तौर से गुलाबी सुंडी की आ रही है, जिसका कि प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है और जिसको समय रहते ही करना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये शुरुआत होती है तो इसी के लिए कुछ ट्रैप्स लगाने ज़रूरी होते हैं और अगर ये लगे कि उसमें पतंगे आ रहे हैं ट्रैप में तो इसका मास ट्रैपिंग भी किया जा सकता है, जिसके लिए 25 से 40 ट्रैप प्रति एकड़ लगाने चाहिए, जिससे कि पतंगे उसमें आए, नर उसमें आते हैं, जिससे कि हमें अगली प्रोजेनी नहीं मिलती है, अंडे नहीं दे पाती है। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो अभी एक स्प्लैट स्पेशलाइज्ड फिरोमोन एंड ल्योर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी की एक जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन आती है, जिसको कि टूथपेस्ट की तरह वो रहती है। अगर जो भाई ट्रैप नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी उसी तरह से वो कार्य करती है, जिसमें 1 एकड़ में किसान भाई उसे 125 ग्राम प्रति एकड़ के तौर पे लगाना होता है, जिसमें कि उसे 400 से 500 जगह 1 एकड़ में उसे ऊपर प्राइमरी ब्रांच जो है लीफ की उसमें लगाना है जिग जैग मैनर में। उससे क्या होगा कि जो नर हैं वो कंफ्यूज होंगे और उससे उन्हें भ्रमित करके वो मादा तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से कि उनमें मेटिंग नहीं होती है और हमारी अगली प्रोजेनी ना आने की वजह से हमारी काफ़ी हद तक इसमें प्रबंधन हो जाता है। और अगर वो भी नहीं उपलब्ध होता है या कोई परेशानी है किसान भाइयों को, तो फिर कीटनाशी इस्तेमाल करने पड़ते हैं अगर हमारी उसकी पॉपुलेशन हमारे आर्थिक हानि स्तर को क्रॉस कर रही है। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर रामचरण जी धार मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो रामचरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? कपास का कौन सा बीज लगाना चाहिए जो उत्पादन ज्यादा देता है? जी बिल्कुल, डॉक्टर अजंता क्या बताएंगे? देखिए, कपास के बीज के लिए जैसे कि रामचरण जी जो हैं धार मध्य प्रदेश से हैं, तो जहाँ से ये हैं वहाँ के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं
वहाँ से जो वहाँ की किस्में हैं, जो उनकी सिफारिश की गई किस्में हैं, वो लगाएं और उनसे उसके किस्मों के बारे में और पूरी जानकारी लें कि उसको कितना दूरी पे लगाना है, किस्में हैं उसमें क्या क्या ज़रूरत रहेगी, उसमें कितना फर्टिलाइज़र डालना है। इस सब की जानकारी वहाँ उनके निकटतम कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से ये जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं और उसको पूरा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कपास में समेकित नाशी जीव प्रबंधन की और साथ ही बात हो रही है मृदा के स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की। और इसी कड़ी में हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए जो है वो एक प्रश्न आया है, आइए उसे शामिल करते हैं। यह हमें भेजा है जयप्रकाश प्रसाद जी ने बिहार के चंपारण से, और वो ये कहते हैं कि कद्दू की फसल में कीड़ा लग गया है, क्या उपाय करें और साथ ही अधिक उत्पादन हो सके, ऐसा क्या करें? डॉक्टर अजंता, आप क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, इन्होंने जो बताया है, कद्दू की फसल में 2 तरह से कीट लगते हैं। अगर तो चूसक कीट हैं तो उसके लिए पीले चिपचिपे ट्रैप मिलते हैं, उसको लगा के ये उसका प्रबंधन कर सकते हैं, जिसको कि 25 से 40 ट्रैप कम से कम 1 एकड़ में लगाएं। और अगर कद्दू की फसल में फल मक्खी का भी बहुत अधिक प्रकोप देखा जाता है तो फल मक्खी के लिए भी फल मक्खी के ट्रैप बहुत अच्छे मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छे कारगर रहते हैं, जिसमें कि किसान भाइयों को किसी भी तरह की केमिकल दवाइयों की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। तो वो फल मक्खी के ट्रैप उस खेतों में लगाएं, जिससे कि मादा मक्खियाँ उसमें आएंगी और आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर भी अगर नहीं इनको वो लगता है तो उसमें नीम आधारित उत्पादों का प्रयोग करें, नीम तेल का प्रयोग करें। अगर वो 1500 ppm पे है तो उसका 1 लीटर प्रति एकड़ के मात्रा से उसमें वो छिड़काव करें, कोशिश करें, क्योंकि कद्दू है सीधा खाने वाली फसल है, कीटनाशियों का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर राजेंद्र जी सहारनपुर से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी मैडम, मेरा सवाल ये है, मैंने मिट्टी की जांच कराई थी जी, उसका जो पीएच गया है। एक बार फिर से दोहराएं। मैडम मिट्टी की जांच कराई थी, उसका जो पीएच है वो बढ़ा रहा है काफी। ठीक है, उसका जो है पीएच ज्यादा आ रहा है। ठीक है, पोल्ट्री फार्म का जो खाद कहीं डाल दिया, उसमें मिट्टी का पीएच जो है बढ़ा दिया, इसको बैन करने के लिए क्या उपाय करें? ठीक है, जितना मैं समझ पा रही हूँ डॉक्टर मनोज, इन्होंने मिट्टी की जांच करवाई थी, उसका पीएच शायद ज्यादा आ रहा है। जी, कैसे कम करें? रामचरण जी का जो प्रश्न है, मिट्टी की जांच कराई, उसकी रिपोर्ट में पीएच मान ज़्यादा आ रहा है। पीएच मान को कम करने के लिए अपने खेतों में इनको संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रयोग के साथ साथ गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद देनी है। दूसरा, पीएच मान को कम करने के लिए जिप्सम नामक जो मृदा सुधारक है उसका प्रयोग इनको करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये मृदा सुधारक हमारी मिट्टी में पीएच मान को कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके पीएच मान ज़्यादा आने के बाद इनका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिला होगा उसमें इनको जीआर वैल्यू के आधार पर जिप्सम प्रयोग की मात्रा भी लिखी होगी। उसके आधार पर आप जिप्सम की व्यवस्था राजकीय कृषि बीज भंडारों से ले सकते हैं, क्योंकि जिप्सम राजस्थान में पाया जाता है और ये केवल गवर्नमेंट सप्लाई है, राजकीय बीज भंडारों में ही मिलते हैं। वहाँ पर 50-50 केजी की बोरी है, जितनी मात्रा में इनको संस्तुति उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी हो उसके आधार पर ये ले लें और लेने के बाद समान रूप से खेत में बिखेर दें।
बिखेरने के बाद इनको करना यह है कि हल्का कल्टीवेटर से जुताई करके खेत में पानी भर दें। पानी भरने के बाद उसको 10 दिन तक 10 से 15 सेंटीमीटर अपने उसमें खेत में भरा रहने दें। उसके बाद उसको ड्रेन करके बाहर निकाल दें। बाहर करने के बाद फिर जो भी इनको फसल बोनी है उसकी बुआई कर दें। निश्चित रूप से इनका पीएच मान भी कम होगा और इनकी फसल की उत्पादकता भी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर ये खरीफ में इसका संशोधन करके बोते हैं तो खरीफ में धान चूंकि हमारी पानी वाली फसल है और वो निरंतर लीचिंग प्रोसेस करती रहती है, तो अगर ये धान से शुरुआत करेंगे तो इनके पीएच मान का ज़्यादा से ज़्यादा कम होने की प्रबल वो रहेगी। इसलिए खरीफ में संस्तुत किया जाता है कि धान की फसल में ही फसल से पहले जिप्सम का प्रयोग करें और धान की फसल की रोपाई कर दें। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज जो जिन 2 विषयों पर हम बात कर रहे हैं वो है कपास में समेकित नाशी जीव प्रबंधन की, और साथ ही हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसको किस तरीके से और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। डॉक्टर अजंता, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूँगी। जब कपास की फसल में किसी तरीके का रोगों का या कीटों का प्रकोप हो जाता है तो आमतौर पर देखा जाता है कि किसान जो है रसायनों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या रसायनों का प्रयोग करने से मिट्टी की सेहत पर कोई असर या कोई ऐसे रसायन भी आते हैं जो जैविक हो? कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। रासायनिक नियंत्रण में सबसे पहले ज़रूरी है कि कब करना है उसे, वो निर्णय लेना बेहद ज़रूरी है, जिसमें कि आर्थिक हानि स्तर से कीट या रोग ज़्यादा हो तो ही उसके बाद करना ज़रूरी है। और उसके बाद कौन सा कीटनाशी करना है तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे मित्र कीटों के लिए सुरक्षित कीटनाशी हो। इसीलिए कहा जाता है कि नीम का, बीटी का और एनपीवी इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें किसान भाई, ताकि केमिकल इंसेक्टिसाइड की नौबत ना आए, और अगर आए भी तो सुरक्षित कीटनाशी हैं जैसे फ्लोनिकामिड है, डायनेटोफेरॉन है। इस तरह के कीटनाशी हैं जो मित्र कीटों के लिए कंपैरेटिवली सुरक्षित हैं और उनका जब ज़रूरी हो तभी इस्तेमाल करें। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर ब्रह्मदीन जी प्रयागराज से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी मैम। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्मदीन जी प्रयागराज से। आपने हमें फ़ोन किया है, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे सर? जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ, मिट्टी की जांच कराना चाहता हूँ, क्या ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध है इसकी सुविधा? जी बिल्कुल। डॉक्टर मनोज क्या बताएंगे? ब्रह्मदीन जी, आपका जो प्रश्न है मिट्टी की जांच आप कराना चाहते हैं तो आप जिस भी विकास खंड में हैं वहाँ पर जाकर राजकीय कृषि बीज भंडार पर मिट्टी का सैंपल दे सकते हैं। नहीं तो जनपद में, प्रयागराज जनपद में मुंडेरा मंडी में मृदा परीक्षण की प्रयोगशाला है, वहाँ पर आप जाकर अपने मिट्टी का सैंपल दे के जाँच करवा के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरा, इसके साथ ही साथ आपके जनपद में 2 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। एक आपका छाता में है महुआइमा में, दूसरा नैनी सुआर्ट्स में है। वहाँ पर भी आप अपने मिट्टी का सैंपल ले जाकर मिट्टी की जांच करवा के अपनी मृदा स्वास्थ्य कार्ड को बनवाकर संतुलित उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। ये डॉक्टर मनोज, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आज हम बात करें कपास के बारे में भी, तो कपास की फसल जब हमारे किसान लेते हैं, अभी तो हमें पता है कि खेतों में लगी हुई है, लेकिन जब हमारे किसान कपास की फसल अगली बार जब ले तो क्या मिट्टी की जांच करवाने की आवश्यकता रहती है, या किस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए जब हम कपास की खेती करें तो कैसा होना चाहिए उसका स्वास्थ्य? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कोई भी फसल हम बोने जा रहे हैं उसके लिए हमको मिट्टी की जाँच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जाँच के आधार पर ही हमको पता चल सकता है कि कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता कितनी मात्रा में है। और जब इसको हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो दिनों दिन खेती की लागत बढ़ रही है उस पर हम बहुत हद तक लगाम लगा सकते हैं और उत्पादन में वृद्धि भी कर सकते हैं और मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम एक बार अपने खेत में जायद में अगर हम ढैंचा बोकर अपने खेत में पलट देते हैं और निश्चित मानिए कि ढैंचा में वो तत्व हैं जो कि आपके खेत में हरी खाद पर्याप्त रूप में देते हैं और जो हमारी वातावरण में फ्री नाइट्रोजन घूम रही है उसको वो लाकर ढैंचा, चूँकि ढैंचा की अगर हम फसल उखाड़ कर देखें
तो उसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। वो जो वायुमंडल में फ्री नाइट्रोजन घूम रही है वो उन गांठों में आकर एकत्र हो जाती है, और जब हम उसको पलटकर खेत में सड़ाते हैं तो उसमें हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की उपलब्धता भी बढ़ती है और हरी खाद भी मिलती है। और इसके साथ ही साथ हम अगर कपास की फसल बोते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन अच्छा होगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए अब हम यहाँ पे रुक कर लेते हैं डॉक्टर अजंता का। डॉक्टर अजंता, अब आपसे मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी, हम बात तो कर रहे हैं समेकित जीवनाशी प्रबंधन की, लेकिन क्या कपास की फसल के साथ कोई ऐसी सह फसल भी ली जा सकती है जिससे कि रोगों और कीटों के प्रकोप को बचाया जा सके और साथ ही किसानों को जो है वो डबल फायदा हो जाए? जी जी बिल्कुल। इसमें जैसे लोबिया है वो बहुत अच्छी फसल है जो उसके साथ ली जा सकती है, जिसमें कि हमारे मित्र जीवों का भी संरक्षण हो जाता है। और बॉर्डर पे हमें मक्का, ज्वार, बाजरा ये फसलें ली जा सकती हैं, जिसमें भी दोनों ही फसलों के लिए अच्छा रहता है कि मित्र जीव अगर उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो हमें नाशी जीव जो हमें नुकसान करने वाले कीड़े हैं वो उनकी संख्या उतनी बढ़ेगी ही नहीं। तो इसलिए कुछ ये फसलें हैं जिनका साथ में, और अरहर की फसल भी बीच में ली जा सकती है साथ में। बहुत से किसान भाई हमारे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में अरहर भी साथ में लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहता है और मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है अगर इन फसलों को कपास के साथ लिया जाता है तो। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, अब आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि अब आगे आने वाले समय के अंदर हम कौन कौन सी फसलों की जो है वो बुवाई करें, और उससे पहले जो है किस तरीके से मिट्टी की जांच करवा सकते हैं हमारे किसान? ये प्रश्न मेरा है आपसे, लेकिन पहले हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, पहले उनको शामिल करते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगाइए तो उसमें क्या है कि जो टिंडे उसका वो टिंडे वो तो कोई तो उसमें छेदन करके वो इल्ली घुस करके वो उसकी पकड़ी नीचे गिर जाती है। जी डॉक्टर अजंता क्या बताएंगे? जी कुंदन जी, जैसा कि आपने बताया कि कीड़े टिंडों के अंदर घुस रहे हैं, जो जैसा कि ये बता रहे हैं, जितना हमें सुनाई दिया है, तो ये गुलाबी सुंडी की बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर घुसकर उसे अंदर से ही खाती रहती है। और किसान भाइयों को जब तक पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इस समय उनसे गुजारिश है, या तो जैसे मैंने बताया स्प्लैट एक जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन है उसका प्रयोग करें, और नहीं तो अगर कीटनाशी का प्रयोग करना है तो इसमें ये प्रोफेनोफॉस को 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इमामेक्टिन बेंजोएट का 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरपायरेफॉस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइपरमेथ्रिन और फेनवेलरेट अगर इनके यहाँ मौजूद हैं तो उनका 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुरक्षित कीटनाशकों का इस्तेमाल करें, और अगर नीम आधारित कीटनाशकों का इस्तेमाल करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। यहाँ पे एक प्रश्न और आया है, अमन कुमार जी ने बिहार से भेजा है हमें, और वो कहते हैं कि कद्दू की फसल की शुरुआती दौर में पौधा सूख जाता है जब फल फूल लगता है, तभी उपाय और अत्यधिक पैदावार की विधि जो है वो अगर आप बता सकते हैं तो ज़रूर बताएं। डॉक्टर अजंता कुछ बताना चाहेंगे? जी, इसमें जो है जैसा कि उन्होंने बताया है, तो इसमें जो पोटेशियम नाइट्रेट है जो कि 13-045 के नाम से हमारे किसान भाई जानते हैं, इसका 2% के हिसाब से इसे ये छिड़काव कर सकते हैं, जिसमें कि 2 किलो पोटेशियम नाइट्रेट 100 लीटर पानी में घोल बनाकर उसको छिड़काव करें, तो जिसमें फूल झड़ने की जो समस्या है उससे काफ़ी हद तक इन्हें निदान मिलेगा। तो वो बहुत अच्छा, और इनके बाकी भी अच्छी बढ़वार रहेगी और फल भी अच्छे लगेंगे। बिल्कुल। धर्मेंद्र कुमार जी प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो। उनके साथ जो हमारा संपर्क है वो जो है वो टूट गया है। अब आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी डॉक्टर मनोज, जो मेरा प्रश्न था मैं चाहूँगी कि आप उसका उत्तर ज़रूर दें कि आगे आने वाले महीनों के अंदर कौन कौन सी फसलें जो है वो हमारे खेतों में लगेंगी, और उनकी बुआई से पहले किसान कब करवा ले मिट्टी की जाँच? देखिए, जो अभी हमारा सीजन चल रहा है वो खरीफ की फसलें जो हमने बोई थी वो सब अब कटाई की ओर तैयार हैं, चाहे वो धान हो, तिल हो, बाजरा हो, ये सब हमारी अक्टूबर माह से लेकर नवंबर प्रथम सप्ताह तक कट जाएंगी।
तो हमको कोशिश ये करना है कि जो हम आगामी रबी की फसलें लेने जा रहे हैं, चाहे रबी में गेहूं हो, जौ हो, सरसों हो, आलू हो, इन सब चीज़ों की हम जब बुआई करने जा रहे हैं तो कटाई के तुरंत बाद, खरीफ की फसलों की कटाई के तुरंत बाद जब हमारे खेत खाली हों, वहाँ से हम खेत के मिट्टी के नमूने ले लें और लेने के बाद उसको मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे मंडल स्तर पर हो, जिले स्तर पर हो, कृषि विज्ञान केंद्र में हो, वहाँ जो उनकी पहुँच के पास हो वहाँ पर ले जाकर मृदा परीक्षण के लिए नमूना अपना वहाँ पर दे दें और देने के बाद वहाँ से जांच के आधार पर जब उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर उसके आधार पर उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो संतुलित मात्रा में जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की उपलब्धता बढ़ेगी और जब सूक्ष्म जीवाणु हमारे खेत की मिट्टी में होंगे तो कोई भी खाद हम डालेंगे तो वो उसको खाकर हमें पूरी हमारी मिट्टी में उसको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि हमारी जो रबी की बुआई होगी उसके पौधे स्वस्थ होंगे, विकसित होंगे और उसके साथ ही साथ हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा और खेती की लागत भी कम होगी। तो इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। दूसरा, रबी की बुआई से पहले जब हम खेत को तैयारी कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, तो हमारे पास जितनी भी गोबर की कंपोस्ट खाद है वो हम अपने खेत में पर्याप्त मात्रा में दें, क्योंकि गोबर की कंपोस्ट खाद में वो सभी 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर उनको हम देते हैं तो हमारे खेत की मिट्टी की दशा सुधरेगी, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का जो हमने अंधाधुंध प्रयोग किया है उसकी वजह से हमारी मिट्टी की ऊपरी परत कड़ी हो गई है, उसकी जलधारण क्षमता कम हो गई है, जिसकी वजह से हमारा फसल का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। तो कंपोस्ट खाद जितनी मात्रा में उपलब्ध है उसको दें और इसके साथ ही साथ देखिए जैविक कृषि की ओर हमको बढ़ने की आवश्यकता है। तो जैविक कृषि में अगर हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं यानी केचुए की खाद, बहुत आसान है। किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार उसका गड्ढा तैयार कर लें और तैयार करने के बाद उसमें ताज़ा गोबर डाल के जो ठंडा हो गया हो उसको हम डाल दें और केचुए लाकर उसमें डाल दें, तो वो 3 महीने में हमको बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह खाद बना देंगे और वो सभी पोषक तत्वों से परिपूर्ण है और उससे उसका अनाज फल सब्जी का जब हम सेवन करेंगे तो हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और मानव शरीर भी स्वस्थ होगा, निरोगी काया होगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ सत्यम कुमार जी इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 सत्यम जी, सत्यम कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हनुमानगढ़ राजस्थान से आपने हमें फोन किया है, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? सर एक वो मैंने गुआर बीजा था, गुआर के अंदर अब एक रोग आ गया। सवाल अपना फिर से दोहराएं। जो रबी की फसल में गुआर बीजा हुआ था उसमें रोग आ गया पुआल में। हाँ ठीक है, धान के पुआल में रोग आ गया। ग्वार में जो है वो रोग आ गया। हाँ, ग्वार और बाजरी में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि कार्यक्रम में फिलहाल यहाँ पर हमारे पास वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके प्रश्न को हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। और ब्रेक पर जाने से पहले सत्यम कुमार जी ने हमें फ़ोन किया था राजस्थान से, हनुमानगढ़ से, और उनका प्रश्न था कि ग्वार की फसल में जो है वो रोग लग गया है तो क्या करें। डॉक्टर अजंता कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी, उनका प्रश्न था कि ग्वार की फसल में चेपा का समस्या है, उसके लिए देखिए इसको 3 तरीके से समझना जरूरी है कि चेपा में क्योंकि अभी आगे सरसों की फसल भी आने वाली है, उसमें भी चेपा की समस्या बहुत अधिक रहती है। इसमें या तो पीला चिपचिपे ट्रैप जो कि ये 40 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं ये पीले चिपचिपे ट्रैप जो कि मिल जाते हैं बाज़ार में, खुद भी किसान भाई बना सकते हैं उसको। या फिर नीम आधारित कृषि का नाशी जो कीटनाशियों का प्रयोग करें जिसको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। और फिर भी अगर नहीं इनका प्रबंधन होता है तो इसमें इमिडाक्लोप्रिड और थायोमेथाक्साम 2 ऐसी दवाइयां हैं जिसको 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की मात्रा में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। पर कोशिश करें कि पहले जैविक विधियों का इस्तेमाल करें और रासायनिक विधियों का उसके बाद में देखें। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कपास में जब हम बात करते हैं आईपीएम की तो उसे अपनाने के फ़ायदे क्या हैं? अब चलते चलते हमारे किसानों को ये भी पता चलना चाहिए कि आईपीएम के क्या फ़ायदे हैं कपास के अंदर। जी, आईपीएम के बहुत फ़ायदे हैं। आईपीएम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें फ़ायदा अधिक रहता है कि इनपुट लागत जो है कम लगती है, लागत में पैसा कम लगता है किसान भाइयों का, और लागत में पैसा कम लगने की वजह से उत्पादन और अधिक होता है, और उत्पादन अधिक होता है तो समझ लीजिए मुनाफा ही मुनाफा है। तो अगर आईपीएम हमारे किसान भाई अपनाते हैं तो उनको मुनाफा अधिक होगा और उसमें उनका हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारे मित्र जीवों की का संरक्षण होगा और उसके साथ साथ हमारा मृदा का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा। तो आगे आने वाले समय में हमें हमारी मृदा अच्छी रहेगी। तो आईपीएम के सभी तरह से फ़ायदा है। और उसके लिए मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी, हमारा कार्यालय जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान है जो राजपुर खुर्द नई दिल्ली में स्थित है। और इसमें हम आईपीएम के विभिन्न घटकों के लिए और विभिन्न उत्पादों पर हम कार्य करते हैं, जिसमें हमें गुजारिश करूंगी कि किसान भाई हमारे यहाँ आएँ, वहाँ से प्रशिक्षण लें, जिसमें कि हम नीम आधारित उत्पाद कैसे बनाने हैं वो खुद घर पर बना सकते हैं, और ट्राइको कार्ड कैसे बनाने हैं जो कि परजीवी है जिसका उत्पादन वो खुद अपना घर पे कर सकते हैं, और परभक्षी कीट को कैसे पालना है, चाहे वो क्राइसोपा हो चाहे कॉक्सिनेला हो, उसको कैसे पालना है, और ट्राइकोडर्मा का उत्पादन कैसे करना है, और सूडोमोनास कैसे बनाना है। जैसे ये सभी चीज़ें जो कि आईपीएम पर जिस पर टिका है आईपीएम, उसको कैसे हमारे किसान भाई बनाएं, उसका प्रशिक्षण हमारे यहाँ आकर ले सकते हैं। इस तरह की कोई भी जानकारी हमारे कार्यालय से किसान भाई ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अब आपसे मैं डॉक्टर मनोज ये पूछना चाहूँगी कि हमारे किसान, अगर किसी किसान की मिट्टी में जो है आमतौर पर अब देखा ही जाता है कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो थोड़ी घट ही रही है, कौन सी ऐसी फसलें अपने खेतों में ले सकते हैं या कौन कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे थोड़ा कम समय में मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सके और अच्छी फसलें जो हैं वो उपभोक्ता तक पहुंच सके? देखिए, जहाँ तक हमारी मिट्टी के परीक्षण के परिणामों पर अगर हम गौर करें तो हमारे खेत की मिट्टी में जो जीवांश कार्बन की प्रतिशतता है वो धीरे धीरे घट रही है, और जीवांश कार्बन की प्रतिशतता हमारी इस समय जो परीक्षण के परिणाम आ रहे हैं वो 0.3% तक आ गई है। 0.3% जीवांश कार्बन की प्रतिशतता बड़ी ही चिंताजनक है, क्योंकि जितना अच्छा जीवांश कार्बन हमारी मिट्टी में होगा उतना ही हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति अच्छी होगी। तो कोई भी हम बात करते हैं, अगर फसल बोनी है तो हमको प्रबंध ये करना है कि पहले तो हम अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं, जांच के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। दूसरा, जायद में कोई भी हरी खाद के रूप में फसल जरूर बोएं, क्योंकि जायद में अगर हम चाहे ढैंचा हो, उर्द हो, मूंग हो, लोबिया हो,
इन चीज़ों को अगर हम बोते हैं तो उर्द मूंग और लोबिया की जितनी हमको तुड़ाई करनी है उनकी तुड़ाई फलियों की हम कर लें जितने बार करनी है। उसके बाद फसल के अवशेष उस खेत को अगर हम लौटा देते हैं तो निश्चित मानिए कि वो खेत की मिट्टी में जाकर उसके जीवांश कार्बन की प्रतिशतता को बढ़ाएंगे, सूक्ष्म जीवाणुओं की उपलब्धता को बढ़ाएंगे और मिट्टी में जलधारण क्षमता को बढ़ाएंगे। तो कम से कम हरी खाद के रूप में आप इन फसलों में से कोई एक फसल जरूर बोएं। उसके साथ ही साथ देखिए, आपको ये करने की आवश्यकता है कि आपके पास कंपोस्ट खाद है, उसको आपको प्रयोग करना है। नहीं तो वर्मी कंपोस्ट एक बहुत अच्छा विकल्प है, उसको आप अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए और बनाकर अपने खेतों में प्रयोग के साथ साथ उसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी आप उसको शुरुआत कर सकते हैं। उससे आप अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं कि अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा मात्रा में है तो वो आप नर्सरी में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी ले सकते हैं और अपने खेतों को स्वस्थ भी बना सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आए, दोनों ही विषयों के संबंध में आप दोनों ने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आप दोनों का एक बार फिर से धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से कपास में जो है वो आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं और इसके साथ ही मिट्टी की स्वास्थ्य को किस तरीके से और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। अपने आज के इस लाइव कार्यक्रम में हमने ये भी जाना। अब आइए हम आपको बता दें कि अगली बार अपने लाइव फोन कार्यक्रम में हम किन 2 विषयों पर जानकारियाँ हासिल करेंगे। अगली बार हमारे विषय होने वाले हैं राई सरसों की उन्नत किस्में एवं बुवाई, साथ ही बात होगी स्ट्रॉबेरी के रोपण एवं देखभाल के बारे में। दोनों विषयों के संबंध में अगर पहले से ही अपने कोई सवाल भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी आप हमारा लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113060। इस पर भी आप फ़ोन करके अपने प्रश्न लिखवा सकते हैं। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। अगर आज के कार्यक्रम में कोई भी जानकारी आपसे रह गई है तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर आप एक बार फिर से हमारे आज के इस कार्यक्रम को देखकर तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है वो ये है कि अवेयरनेस की बड़ी जबरदस्त कमी है। ये भी तो समझाना चाहिए कृषि विभाग को कि आपको इतने टाइम पर इसकी आवश्यकता है, इससे पहले आवश्यकता नहीं है। मौके पे बासमती के बारे में बात करना चाहूंगा। जब कुछ मॉलिक्यूल्स पंजाब में इन्होंने यूज किए थे और बैन करने की बात की थी, स्पाइसेस इंडस्ट्री के सैंपल्स फेल हुए, प्राइसेस एकदम से नीचे, पेस्टिसाइड इसके पीछे एक वजह है। प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन से स्प्रे करने की योजना की शुरुआत करवाई है कि हर किसान को संतुलित प्रयोग कैसे किया जाए। वो दवाइयाँ वो धड़ल्ले से जो बिक रही हैं, सरकार को रोक लगानी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, कैटल के लिए ये चीज सेफ हो। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही हैं नई ऊंचाइयां, किसान के लिए हैं वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डॉक्टर प्रियांशु शर्मा और मेरा स्टार्टअप का नाम इनोटेक एग्रोपोस्टिकम प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया में ऑलमोस्ट इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। हम मशरूम्स पे काम कर रहे हैं। हम लोग के पास एक टेक्नोलॉजी हम लोग ने डेवलप किया हुआ है जिसमें मशरूम्स पे विटामिन डी एनहांस कर देते हैं। हम मशरूम्स के अलग अलग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस तरफ के स्टार्टअप्स ये बेनिफिट ला सकते हैं कि ये फार्मर्स को एक मार्केट लिंकेज प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।